सोचा तो कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दे को लेकर जो है मैदान में उतरा जाए, युवाओं को साथ जोड़ा जाए। अपना मुद्दा, मेरा मुद्दा था HCS, मैं अपने मुद्दे को लेके बोलने लगी थी। हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है कि राह बना ली गई है। उसमें ये है, देखिए आप जो ऐसे इसको एक नेगेटिव वे में दिखाना चाह रहे हैं ना। राजनीति में आते हैं तो अक्सर इसी चीजों का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं फेम बनाने का प्रयास करते तो राजनीति में चले। ये सवाल मैंने आप से इसलिए पूछा। आपने दीपेंद्र हुड्डा से क्वेश्चन पूछा, कुलदीप बिश्नोई जी से क्वेश्चन पूछा, दुष्यंत चौटाला से क्यों नहीं ये सवाल पूछा, दिग्विजय चौटाला से क्यों नहीं पूछा गया, इन कुलदीप बिश्नोई के लड़के से क्यों नहीं पूछा गया, जेपी के लड़के से क्यों नहीं पूछेंगे, श्वेता ढुल से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तानाशाही रवैया अपना चुकी है सरकार, बिल्कुल अपना चुकी है। वो तो जनसंवाद में हमें दिख रहा है, जनसंवाद का मन संवाद चल रहा है, अपना जो मन करता है वो बोलते हैं, ऊपर से मन की बात चलता है या मन संवाद चल रहा है। सरकार ना थोड़ा अपने एसी रूम से बाहर निकल के सड़कों पे आ जाए। उन्हें धमकियां दी जाती है, दोबारा यहाँ पे आ गए तो देख लेना, तुम्हें घर से उठवा लेंगे, कर लेंगे। मुख्यमंत्री साहब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबा के ही कहना चाहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है, कि सरकार मतलब जहाँ पे ये आंकड़े इनके फेवर में होंगे वहाँ वो दिखा के वोट मांगेंगे, जहाँ इनके अगेंस्ट होंगे वहाँ कहेंगे नहीं नहीं झूठा है, ये तो कांग्रेस ही सिस्टम। तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में जा सकते हैं। ठीक है, सूत्र तो कुछ भी कहे, सूत्र तो कुछ भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अब 2019 में जब हो रही थी तो सूत्रों ने तो ये भी कहा था कि जजपा की टिकट लेके आएगी, तो सूत्र तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन घेरती रहती है सरकार, इतने दावे करती है लेकिन धरातल पर वो धराशायी होते हुए नजर आते हैं। लगातार उसकी आवाज़ को बुलंद करती है, धरने प्रदर्शनों में भाग लेती है और बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आती है। श्वेता ढुल हमारे साथ है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने रोजगार सरकार दिलवा पाई है जब से आवाज़ उठा रहे हैं? अच्छा, मेरे थ्रू मैंने क्या किया है, 2015 में सरकार ने एक बहुत बड़ी भर्ती वापस ले ली थी जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर जैसे बहुत सारे पद थे। तो वो इनसे लड़ झगड़ कर इनको मतलब रोज़गार मिला है इन अभ्यर्थियों को। सोशियो इकोनॉमिक की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, 10 से 5 अंक हुए, 450 मैंने चिट्ठियाँ ईमेल लिखी हैं सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, सारे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को, तब जाके ये थोड़ा डिसीजन हुआ, जिसके लिए अभी भी लड़ाई जारी है। इसके साथ ही ये एसडीओ की भर्ती में, जिसमें बाहरी अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा चयन होता था, उसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन देके आई हूँ जिसमें नई पॉलिसी आने की उम्मीद है। साथ ही ये पहले डिटेल्ड रिजल्ट नहीं देते थे, कोई आपका रिटर्न में आपने मार्क्स कितने हासिल किए हैं, आपके फादर का नाम, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आता था, वो अब देने लगे हैं। आरटीआई की रिसीविंग नहीं देते थे बिल्कुल भी, कहते थे कल आना, इंक खत्म हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता था HSSC विभाग। लेकिन अब क्या करते हैं, ये रिसीविंग भी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अन्य काम है जो लगातार उठाती रही हूँ और सरकार ने। श्वेता जी, सरकार जो है अभी फिलहाल मौके की जो सरकार है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें। अनेकों दावे रोजगार के किए जा रहे हैं, लेकिन आप आवाज़ मारती हैं कि रोजगार कहाँ है, रोजगार नहीं दिया। सरकार कहती है लाखों रोजगार दे दें, आप कहते हैं कहाँ रोजगार दे दिया है। सरकार ना थोड़ा अपने एसी रूम से बाहर निकल के सड़कों पे आ जाए, बाहर निकल के देखे। सीएम साहब अपने आवास में आए अभ्यर्थियों से ही मिलने, जो आपके अभ्यर्थी मिलने आते हैं डेली की डेली, उनसे ही रूबरू हो जाएं। आपके जनसंवाद में जिन अभ्यर्थियों को आप धक्के मार के बाहर निकालते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती है, दोबारा यहाँ पे आ गए तो देख लेना, तुम्हें घर से उठवा लेंगे, कर लेंगे, उन लोगों से रूबरू होके देख लें। ये जो प्लान्ड चीज़ें वो बोलते हैं ना कि तू तो किसी की सीखी सिखाई आई है, जो उन महिला को, इतनी बुजुर्ग महिला को बोला जिनके बच्चे का नशे के कारण मौत हो गई थी, ऐसी चीज़ें ना देखते हुए, ऐसे बायस्ड ना होते हुए, जो भी उनके खिलाफ बोल रहा है उससे खार ना खाते हुए उनसे एक बार रूबरू होने की कोशिश तो करें, तब उन्हें पता चलेगा। पहले टेन्योर में इन्होंने थोड़े बहुत रोज़गार दिए, उसको मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरे टेन्योर में इन्होंने क्या किया कि जितने रोज़गार ऑलरेडी थे उन्हें HKRN के माध्यम में दोबारा ले लिया। मतलब जो अनऑर्गेनाइज थे उसे ऑर्गेनाइज कर लिया, बस उसमें नाम सरकार का ठप्पा लगा दिया। हरियाणा सरकार ने इन्हें रोज़गार दिए। क्या रोज़गार दिए? थोड़े बहुत नए लोगों को आपने लगाया जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, उतना आपने किया। 2019 से हर एक भर्ती रद्द हुई है, हर एक भर्ती, बड़ी से बड़ी भर्तियां रद्द करके उसे CET के अंतर्गत ले लिया गया। और CET का अभी आप देख ही रहे हैं क्या परिणाम चल रहा है। अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, क्वालिफाइंग के लिए बोल रहे हैं। केवल रोज़गार, इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अभ्यर्थी इतने ज़्यादा तंग हैं, लेकिन उन्हें बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारा हरियाणा लगातार 3.5 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ रहा है CMIE के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन मुख्यमंत्री साहब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबा के ही कहना चाहते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है। जब समस्या है ही नहीं तो उसका समाधान नहीं करेंगे ये। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि CMIE के आंकड़े झूठे हैं, जिसे मानते नहीं, जिसमें हरियाणा नंबर 1 पे है। यूपी में योगी आदित्यनाथ उन्हीं आंकड़ों को दिखा के वोट मांगते हैं। तो इनकी सरकार मतलब जहाँ पे ये आंकड़े इनके फेवर में होंगे वहाँ वो दिखा के वोट मांगेंगे, जहाँ इनके अगेंस्ट होंगे वहाँ कहेंगे नहीं नहीं झूठा है, ये तो कांग्रेस ही सस्ता है। लेकिन दूसरे सरकारों की अपेक्षा बात करें तो बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां मेरिट बेस पे दे रहे हैं, ये भी तो ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा
बिना पर्ची खर्ची, मेरिट के बेसिस पे बिना पर्ची खर्ची को अभी खोलती हूँ। आपने अनिल नागर वाला किस्सा ज़रूर पढ़ा होगा, 1 करोड़ 8 लाख की रिश्वत लेते हुए अपने डेस्क पे पाए गए। इतने सारे पेपर जो लीक हो गए, जो रद्द करने पड़े, वो कैसे हो रहे हैं? कहीं ना कहीं तो खर्ची पर्ची चल रही है। अभी विधायक हैं गोलन साहब, उनका भी मामला आया था कि पैसे दे रखे थे नौकरी के लिए कुछ। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि बिना पर्ची खर्ची कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। जो इन्होंने पीजीटी अभ्यर्थी लगाए हैं HKRN के माध्यम से, जो ये कहते हैं ग्रुप बी की पोस्ट है, वहाँ पे सारे के सारे आय के आधार पे लगा दिया आपने। मेरिट बेस को अब मैं यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ। आप ये कहते हैं कि मेरिट बेस पे 150 अंकों में से केवल 10 अंक दिए हैं मेरिट को, 140 अंक किसको दिए हैं? आय को, आपके रेजिडेंस को, आपकी उम्र को। इस चीज़ को ये प्राथमिकता दे रहे हैं। कहाँ का मेरिट हुआ फिर? क्या मेरिट हुआ? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, केवल युवा ही कर रहे हैं। तो वो जो एक प्रचार चल रहा है ना बहुत अच्छा, वो प्रचार के माध्यम से लोग सोचते हैं हाँ ये सरकार ऐसा कर रही है। यानी ये सोचा जाए तानाशाही रवैया अपना चुकी है सरकार। बिल्कुल अपना चुकी है। वो तो जनसंवाद में हमें दिख रहा है। जनसंवाद का मन संवाद चल रहा है, अपना जो मन करता है वो बोलते हैं, ऊपर से मन की बात चलता है या मन संवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं लोग विपक्ष की बात करें या और राजनेताओं की बात करें, अगर मैं आपकी भी बात करूं तो सिर्फ अगर यात्रा की बात करें, बलराज कुंडू की यात्रा में आपको देखा गया था, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या ये रास्ता चुन लिया कि बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और राजनीतिक दौर में जो है वो एंट्री कर लेंगे। कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां श्वेता डोल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बलराज कुंडू की जो यात्रा थी, मैंने बलराज कुंडू जी को ये कहा था कि आपकी कैथल में, क्योंकि कैथल मेरा नेटिव प्लेस है, यहाँ तो मैं आपके साथ चलूँगी, पूरे हरियाणा में नहीं चलूँगी। मैं आपकी आवाज़ यहाँ पे ज़रूर उठाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मेरी नॉन पॉलिटिकल यात्रा है ये, इसका पॉलिटिकल से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चली थी। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक 2024 की बात है, ये ना बड़ा आपने ये चीज़ कही कि श्वेता ढुल युवाओं के मुद्दे उठा के इसमें आना चाह रही है। श्वेता ढुल पता है क्या है? 10 साल तक कैंडिडेट रही है श्वेता खुद। श्वेता ने HCS के एग्जामिनेशन दिए, 2 बार इंटरव्यू से बाहर कर दी गई, 1-1, 2-2 नंबर से। श्वेता को IAS के इंटरव्यू से बाहर किया गया। श्वेता ने जब देखा कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो रुक नहीं सकते हैं, तो श्वेता इसमें आई है। ऐसा नहीं आया कि अचानक से किसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं राजनीति करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ और इसके अंदर आ जाऊँ। तो सोचा युवाओं के मुद्दे को लेकर जो है मैदान में उतरा जाए, युवाओं को साथ जोड़ा जाए। अपना मुद्दा, मेरा मुद्दा था HCS, मैं अपने मुद्दे को लेके बोलने लगी थी, अपने मुद्दे के साथ मुखरता से आ गई थी। तब तो पारदर्शिता, निष्पक्षता इतना बड़ा नारा था कि उसके अंदर छेद करना मुश्किल था। मैं तो अपने लिए बोल रही थी, इवेंचुअली लोग आने लगे थे, हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है, हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है कि राह बना ली गई है। उसमें ये है, देखिए आप जो ऐसे इसको एक नेगेटिव वे में दिखाना चाह रहे हैं ना, उसे मैं पॉजिटिव की तरफ लेके जाऊंगी और उसे मैं एक्चुअल लेके जाना चाहूंगी, रियल लेके जाना चाहूंगी। दर्शकों को यही दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल क्या है। यस, रियल क्या है, कि मैं इसमें ऐसी कोई सोच समझ के नहीं आई हूँ। मैं इसके अंदर एंटर हुई और मुझे पता चला इवेंचुअली ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, ऐसे मुद्दा है, वैसे मुद्दा है। जब इतने सारे मुद्दे हैं तो क्यों ना इन मुद्दों के बारे में बात की जाए। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे तो लॉ की भी नॉलेज है, हालांकि मैंने लॉ किया नहीं है, लेकिन मैं इतना लड़ चुकी हूँ इनसे, क्यों ना मैं जागरूक करूँ अभ्यर्थियों को कि आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, आप RTI तक नहीं लिखनी आती अभ्यर्थियों को, आप RTI ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए ऐसे आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं सिखाने लगी, तो धीरे धीरे इवेंचुअली अब मुझे खुद फील होने लग गया है कि यदि विधानसभा से बाहर रहकर ये मुद्दे उठाती रही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यदि संसद से बाहर रहकर ये मुद्दे उठाती रहूँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवेंचुअली मेरा जो प्रकृति मुझे जो धकेल रही है जहाँ पे, तो वो वहीं पर ही है। द मोमेंट हमारे हाथ में पावर होगी, और मैं अकेली अपनी बात नहीं करती हूँ, सभी युवाओं की बात करती हूँ, CET क्वालिफाई, द मोमेंट युवाओं के हाथ में पावर होगी ना, द मोमेंट युवा ये ठान लेंगे कि ये हमारा सिलेक्शन हमसे छीनते हैं, क्यों ना हम इनकी कुर्सियां छीन लें, उसी मोमेंट पे आप देखना कि हरियाणा का पूरा। ये सवाल मैंने श्वेता जी आपसे इसलिए कहा था क्योंकि अक्सर जो राजनेता इस राजनीति में आते हैं तो अक्सर इसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं फेम बनाने का प्रयास करते तो राजनीति में चले। ये सवाल मैंने आप से इसलिए पूछा था। मैं अब इसका भी जवाब देती हूँ। राजनेताओं के लिए तो कोई पैमाना ही नहीं है। राजनेताओं के तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनसे कोई जाके पूछता है कि आपने दीपेंद्र हुड्डा से क्वेश्चन पूछा, या आपने उनसे क्या कहते हैं कुलदीप बिश्नोई जी से क्वेश्चन पूछा? जन्मसिद्ध से चले हुए हैं क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे ही है। हाँ, प्लेटफॉर्म ऐसे ही है। उनका ऐसे ही क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग से उनके बाप दादा परदादा वो राजनीति करते हुए आए हैं। हाँ, क्यों है ऐसा? दुष्यंत चौटाला से क्यों नहीं ये सवाल पूछा गया? दिग्विजय चौटाला से क्यों नहीं पूछा गया? दीपेंद्र हुड्डा से क्यों नहीं पूछा गया? अब इन कुलदीप बिश्नोई के लड़के से क्यों नहीं पूछा गया? JP के लड़के से क्यों नहीं पूछेंगे? पूछना चाहिए ना इनसे। परिवारवाद है।
श्वेता ढुल से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं, अब मैं बताती हूँ, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही अनोखा है, अलग है कि कोई ऐसे जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता है, वो लड़की ऐसे आ जाती है, वो मुद्दे उठाती है, सब कुछ है। अगर ये राजनीति भी है ना, तो ये सही राजनीति, और मुझे गर्व है अपनी राजनीति के ऊपर कि सबको ऐसी गुड राजनीति करनी चाहिए। इनको नेताओं को करनी चाहिए। क्या करते हैं? चुटकुले मारते हैं, मजाक मारते हैं, इसके ऊपर वो कटाक्ष कर दिया उसने, उसके ऊपर ये कटाक्ष कर दिया, ये चल रहा है। हमारे जो मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार, कौन बात कर रहा है उसके ऊपर? महंगाई, कौन बात कर रहा है उसके ऊपर? ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बात ही नहीं कहीं पे हो रही है। तो यदि श्वेता आती भी है, क्वेश्चन है मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं इतनी हिम्मत यदि आने की यहाँ पे दिखाती हूँ, तो मेरा विरोध क्यों, मेरा समर्थन क्यों नहीं? तो परिवर्तन ला पाएगी श्वेता ढुल अगर इतनी जज्बा लेकर मैदान में उतर रही है? एक श्वेता ढुल है ना, अगर 10 हो जाए तो, अलग से पार्टी बनाने का अगर 10 हो जाए तो देखिए, ये ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उसके लिए ना वही आर्थिक और ये सब चीज़ें भी चलती होती हैं। ऐसा डिसीजन अभी लेने में मैं कैपेबल नहीं हूँ। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में जा सकती है। देखिए, सूत्र तो कुछ भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अब 2019 में जब हो रही थी तो सूत्रों ने तो ये भी कहा था कि जजपा की टिकट लेके आएगी, तो सूत्र तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कि जिस चीज़ की मैं पूरी खिलाफ थी ना, संपूर्ण खिलाफ थी, कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, अब वो बदल रही है चीज कि भैया यहीं बाहर रह के मतलब वो मुद्दे उठाकर बाहर रहकर उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सीट पर जाकर परिवर्तन किया जा सकता। वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी है। उसके साथ जो चीजें मतलब नहीं कहने, पुल्स, प्रेशर्स, प्रलोभन, कि आप यदि इतनी मुखरता से बोल रहे हो, इतनी निडरता से बोल रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो झालारी होगी। ये मैं खुल के नहीं बताती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं भी सह रही होंगी, तो मैं क्यों सहूँ इस चीज को? चलिए, तो मौका अगर जनता दे देती है, श्वेता ढुल को विधानसभा में भेज भी देते हैं, तो लगता है कि अकेली आवाज उठा पाएंगे वहां पर? अगर एक ऐसे चला जाता है तो वो एग्जाम्पल क्रिएट हो गया ना, एक बहुत बड़ा। आप ये देखें कि वो श्वेता ढुल कितने सारी और श्वेता ढुल को मोटिवेट करेगी। वो एक एग्जाम्पल चला गया ना कि एक लड़की, महिला जो पढ़ी लिखी है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसने संपूर्ण कोशिश करके और वो अपने दम के ऊपर अगर वहाँ पहुँच सकती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो वो एक एग्जाम्पल पूरा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देगा। वो एक एग्जाम्पल और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा होगा। अगर सच में मैं चली जाती हूँ ना, तो मैं ये जानती हूँ कि मैं ऐसी बेतुकाना डिबेट्स तो बिल्कुल नहीं करूँगी जो अभी नेता लोग करते हैं, मुद्दों की बात करूँगी। इन परिवारवाद वालों से कैसे मुकाबला होगा श्वेता ढुल का? वो प्रकृति है, मैं तो वही कहती हूँ। मैं आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 2019 में मुझे कोई भी नहीं जानता था। 2019 से पहले, 2019 में ही मैंने स्टार्ट किया है। तो आज इतने सारे यदि युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सब कुछ जुड़ रहा है, हो रहा है, तो प्रकृति की देन है। कुछ भी है। सरकार को रहने वाला रोजगार को लेकर कोई, देखिए, झूठ बोलना बंद कर दें। माननीय मुख्यमंत्री साहब, बहुत ज़्यादा झूठ हो गया। पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची, बिना खर्ची, और आपका ये मेरिट बेस भर्ती, ये सारे टोटल झूठ, सारे होक्स है सब कुछ। आपने जो आदमी एक्चुअल में होता है ना, उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने HPSC के आगे, HSSC के उधर बोर्ड लगा दिया है, निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी। अरे बोलने की क्या ज़रूरत है? यदि तुम हो तो जनता विल रिकॉग्नाइज, जनता को पता चल जाएगा। तुम्हें चीख चीख के बताने की क्यों ज़रूरत है कि तुम पारदर्शी हो? यदि तुम पारदर्शी हो तो तुम्हें ये बोर्ड हटा देना चाहिए था वहाँ से, ईमानदारी, पारदर्शिता का। जिस दिन आपके उसमें सेक्रेटरी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा गया था, बाहर निकाल देते उसको, उस समय क्यों नहीं निकाला? तो ये ना, आप ये चीज़ें बंद कर दें। एक्चुअल में जो आपसे लोग बात करना चाह रहे हैं, आपके दर पे आते हैं, आपके घर पे खड़े रहते हैं, आपके मंत्रियों के। कल ही यहाँ पे कमलेश ढांडा जी के उनके पास मिले थे, सीटी के बच्चे 5 घंटे तक खड़े रहे। 1.5 मिनट मिली हैं वो, 2 मिनट मैक्सिमम मिली हैं। मुख्यमंत्री साहब तो मिलते ही नहीं है। जनसंवाद की बात करते हैं, जनसंवाद में यदि मुद्दे उठाते हैं, उनसे बात नहीं की जाती है। आप जिनके प्रतिनिधि हैं, जन के प्रतिनिधि हैं, उस जन से मिलें। केवल जो आपके सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, केवल उन्हीं से नहीं बात करें, केवल उन्हीं के हाथ में माइक देने की छूट ना रखें। जो आपके विरोध में भी बात करें या आलोचना भी कर रहे हैं, उनकी भी सुने और समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आपके खिलाफ भी होंगे, आपके सहयोगी भी होंगे। जो खिलाफ है उनसे जानने की कोशिश करें और उनकी समस्याओं का निवारण करें। यदि समस्याओं का निवारण करेंगे तो आप वापस आ सकते हैं, वरना कौन आपको वापस लाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और ये थे हमारे साथ महिला शक्ति श्वेता ढुल।